हेलो एवरीवन। माई सेल्फ जी आर चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GRC जॉब हब में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नई बढ़ती प्रक्रिया का डिटेल नोटिफिकेशन जो कि एसएससी से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई नई बढ़तियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले कि ये जो नोटिफिकेशन डेट है और एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in पर 23/4/2026 को ये नोटिफिकेशन जारी किया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मेन जो एसएससी की वेबसाइट है वो यहाँ दी हुई है। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है वो किसके रिगार्डिंग है उसके अपन बात करें तो कॉम्बाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2026, यानी कि ये ट्रांसलेटर से रिलेटेड वैकेंसी है। कि मुख्य इम्पोर्टेंट डेट की अपन बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन और एंड डेट है वो 23/4/2026 से लेकर के 14/5/2026 तक फॉर्म स्टार्टिंग डेट और एंड डेट है। इसके अलावा यहाँ पर अलग से भी दिया हुआ है कि लास्ट डेट रात्रि 11 बजे तक है। 14/5/2026 को रात्रि 11 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पेमेंट की बात यहाँ करें, पेमेंट का लिखा हुआ है 15/5/2026 को रात्रि 11 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो अगर आपका फॉर्म 14 तारीख को भरा हुआ है। तो करेक्शन विंडो की अपन बात करें तो यहाँ से देख सकते हो ये है 19/5 और 20/5 को 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो खोली जाएगी। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप इसमें फिर से सुधार कर सकते हो। नेक्स्ट अपन एग्ज़ाम की बात करें तो आपके एग्ज़ाम दिया हुआ है अगस्त सितंबर। CBT एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर है, पेपर फर्स्ट, ये अगस्त सितंबर में है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं। आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है यहाँ से आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ फीमेल कैंडिडेट हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, देखो इसमें आपके पोस्ट का नाम और उसका पे स्केल क्या रहने वाला है उसकी अपन बात करें तो यहाँ देख सकते हो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर यानी JTO, सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस है। ये इसका जो पे स्केल है वो आपका लेवल 6 35,400 से 1,12,400 के बीच में रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करें, सेकंड है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO इन आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर में आपकी के लिए है, लेवल 6 है, सेम वही है। उसके अलावा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर JHT या जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO, जूनियर ट्रांसलेटर JT इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, यानी यह है JST की अलग अलग भारत सरकार के जितने भी मिनिस्ट्रीज है उनमें या डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है उनमें आपको लगाया जा सकता है। ये भी लेवल 6 की वैकेंसी है, सेम आपका लेवल पे स्केल रहने वाला है। इसके बाद है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर SHT या सीनियर ट्रांसलेटर ST या सीनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर STO इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, सेम वही चीज़ है। इसमें सीनियर है, ये जूनियर है। तो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के हैं वो भी भारत सरकार के किसी भी उपक्रम में, विभाग में या फिर मिनिस्ट्री में आपको लगाया जा सकता है। इसका पे लेवल है वो अच्छा है, इसमें लेवल 7 रहने वाला है 6 की जगह, बाकी सब में 6 है, इसमें लेवल 7 है। इसकी जो बेसिक है 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो जो 22 टोटल वैकेंसी है वो 84 है। वैकेंसी है वो बहुत कम है वैसे, और अगर ट्रांसलेटर की बात करें तो वैसे बहुत कम ही आती है वैकेंसी। तो ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसी भी अपन इसको मान सकते हैं ट्रांसलेटर के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जो रिजर्वेशन एंड स्टेबिलिटीज फॉर पोस्ट फॉर विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी जो डिसेबल पर्सन है उनकी जो रूल्स हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं वो दिए हुए हैं। अलग अलग
जो पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जानकारी दी हुई है। एब्रीवेशन जो भी यूज़ किया हुआ है SSTW, ये आप एब्रीवेशन भी यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें कि नेशनलिटी या सिटीजनशिप, तो यहाँ आप ये देख सकते हैं। इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान और इंडिया के किसी भी, जैसे म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, केन्या वगैरह है, तो ये भी इसमें जो सेटल्ड है इंडिया में, इन कंट्रीज़ के मेंबर, वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस दी हुई है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें मुख्य इम्पोर्टेंट एज लिमिट की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो एज है वो 18 से 30 साल, वो भी कब से 1 अगस्त 2026 के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि आप 2/8/1996 से लेकर के 1/8/2008 के बीच में अगर आपका जन्म है तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1/8/2026 के अनुसार की जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करें एज में छूट की, एज रिलैक्सेशन की, तो SC वालों के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है। इसके अलावा जो PH कैंडिडेट है उसके लिए 10 साल की, PH में भी अगर कोई OBC का कैंडिडेट है तो उसके लिए 13 साल है, और PH में कोई कैंडिडेट SC ST का है तो उसके लिए 15 साल है। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो EX सर्विसमैन है, ये भी 3 साल की छूट है। और उसके अलावा जैसे मिलिट्री ऑलरेडी अगर कोई केंद्र सरकार की सेवा में है तो उनके लिए भी छूट का प्रावधान है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। उनकी शर्तें हैं भाई 3 साल से ज़्यादा सर्विस होनी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये आपका कंप्लीट प्रोसेस दिया हुआ है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट क्या क्या रहने वाले हैं, वो कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ दी हुई है। ये डिफाइन किया हुआ है, जो आपके स्क्राइब का है वो कंप्लीट जानकारी यहाँ डिफाइन की हुई है। एनेक्सर वगैरह भी यहाँ अटैच किए हुए हैं, तो वो भी अपन देख लेंगे। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो भी कब तक होनी चाहिए आपकी, 1/8/2026 तक आपके पास होनी चाहिए। और द पोस्ट कोड A और C के लिए मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर या जूनियर ट्रांसलेटर, ये अगर आपके पास है तो यहाँ पर देखो जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। यानी कि अगर आपके पास कोई भी है हिंदी और इंग्लिश से आप मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके अनुसार ही आपको काम करवाया जाएगा आगे। नेक्स्ट अपन बात करें, देखो मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंग्लिश विद हिंदी, इंग्लिश के साथ हिंदी कंपलसरी और इलेक्टिव है सब्जेक्ट और मीडियम एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, जो आपका माध्यम है परीक्षा का वो भी डिग्री लेवल का होना चाहिए। तो ये आपके पास ये अथवा में भी दी हुई है, ये यहाँ से देख सकते हो आप, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है इनमें से तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके अलावा जो पोस्ट डी है, A और C के बाद में आती है आपके पोस्ट डी। पोस्ट डी में आप यहाँ से देख सकते हो वैकेंसी का नाम है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर। इसमें आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री for the recognized university in the Hindi with English as a compulsory or elective subject or a medium of examination at the degree level। यानी योग्यता तो इसमें सेम ही है, बाकी इसके अलावा कुछ डिफरेंस भी है जो आप यहाँ से देख सकते हो। यानी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या तो इंग्लिश विद हिंदी या हिंदी विद इंग्लिश, ये यहाँ से आप देख सकते हो। 2 मीडियम में आपके पास
मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश। नेक्स्ट अपन बात करें हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फीस की, आपको कैसे अप्लाई करना है और फीस क्या रहने वाली है इसकी बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं OTR होगा इन SSC की, आपको मेन वेबसाइट पे जाकर के यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में फॉर्म अप्लाई होगा। PH कैंडिडेट का भी विवरण दिया हुआ है कि उनको कैसे कैसे बढ़ना है, कौन कौन से एनेक्सर लगने हैं, अटैच करने हैं, वो सब चीज़ें दी हुई है। फीस की यहाँ देख सकते हो आप। फीस की बात करें तो 100 रुपये फीस है। ये किसके है लिए है तो जो जनरल कैंडिडेट है और OBC कैंडिडेट है उनके लिए। उसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हो जो वोमेन कैंडिडेट हैं, जो SC के हैं, ST के हैं और डिसेबिलिटीज पर्सन है, एक सर्विसमैन है, इनके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी ये कैंडिडेट हैं इनके लिए फ़ीस नहीं है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं उन सब के लिए 100 रुपये फीस लगने वाली है। नेक्स्ट अपन बात करें करेक्शन विंडो वाली, तो करेक्शन विंडो वाली अपन वैसे पहले भी कर चुके हैं। तो करेक्शन विंडो की जो है 19/5 से 20/5 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। अगर आपकी फॉर्म में गलती हो जाती है तो इन 2 दिन में आप सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें एग्ज़ाम सेंटर की, तो यहाँ आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, उनकी लिस्ट दी हुई है स्टेट वाइज। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से अलग अलग जो रीजन है उनके अनुसार आप यहाँ सिटीज़ दी हुई हैं उनको देख सकते हैं। जैसे भागलपुर हो गया, गया हो गया, मुजफ्फरपुर है, पटना है, आगरा है, प्रयागराज है, बरेली है। इस प्रकार से ये सेंट्रल रीजन का यानी सेंट्रल रीजन। उसी प्रकार सेम आप नीचे देख सकते हैं ईस्टर्न रीजन का। यह आपका ईस्टर्न रीजन में ये सिटीज़ दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट कर्नाटक केरला रीजन यानी KKR रीजन की, तो KKR रीजन की सिटीज़ आप यहाँ से दी हुई है, तो ये देख सकते हैं KKR रीजन की सिटीज़ हैं। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश रीजन है MPR। इसमें आपके भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, बिलासपुर ये आपकी सिटीज़ दी हुई है। यहाँ से आप रायपुर है, तो ये देख सकते हैं सिटीज़। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें अलग अलग रीजन की, नॉर्थ रीजन की दी हुई है, तो आप नॉर्थ रीजन की भी देख सकते हो। ईटानगर है, गुवाहाटी है, इम्फाल है। इसी प्रकार सेम नॉर्थ रीजन की बात करें NR की, जिसमें आपके NR में दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल है। इनमें जैसे दिल्ली, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, सीकर, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की ये सेंटर्स दी हुई हैं NR के लिए, नॉर्थ रीजन के लिए। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपके जैसे चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब ये है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। तो ये इनकी सिटीज़ दी हुई है, चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, शिमला, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपके साउथर्न रीजन। साउथर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, साउथर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना ये आपके साउथर्न रीजन में है। नेक्स्ट आपके रीजन आता है वेस्टर्न रीजन। तो वेस्टर्न रीजन में आप देख सकते हो दादरा नागर हवेली है, दमन दीव है, गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये इनकी सिटीज़ दी हुई है अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे, नासिक, इस प्रकार से। तो आप जो भी आपका एग्ज़ाम सिटीज़ लेना चाहते हैं तो अच्छे से देख करके फॉर्म फिल करें और सेलेक्ट करें। इन 3 सिटीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका 3 सिटीज़ का लिखा हुआ भी है, देखो यहाँ देख सकते हो आप। इनमें से ऑल ओवर कंट्री आपको 3 सेंटर आप चूज कर सकते हो एग्ज़ाम सेंटर के लिए। नेक्स्ट अपन बात करें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम की स्कीम क्या रहने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अपन देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो आपका पेपर फर्स्ट है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ टाइप। ये होने वाला है आपके कंप्यूटर बेस्ड बोर्ड यानी कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें बात करें सब्जेक्ट की, पेपर का मोड हो गया, पार्ट हो गया, पेपर का मोड हो गया।
इसके अलावा सब्जेक्ट की बात करें तो पार्ट फर्स्ट में है जनरल हिंदी और पार्ट सेकंड में है जनरल इंग्लिश। बात करें अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क की, तो 100 क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट में और 100 ही नंबर के हैं। पार्ट सेकंड में 100 क्वेश्चन है और 100 ही नंबर के हैं। टोटल टाइम की बात करें तो यहाँ आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। प्रत्येक पार्ट के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी प्रत्येक पार्ट के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट जैसे स्क्राइब कैटेगरी में है तो उनके लिए 2 घंटे और 40 मिनट है, यानी हर पार्ट के लिए उनको 1 घंटा और 20 मिनट मिलने वाला है। ये पैरा 6 देख सकते हो, अगर उसमें जो भी कैंडिडेट शामिल होते हैं ये उनके लिए, यानी पीएच कैंडिडेट में जो पैरा 6 है उसमें अगर कोई आ रहा है तो वो उसके लिए ये टाइम बाउंडेशन रखा गया है। नेक्स्ट अपन बात करें पार्ट 2 की। पार्ट 2 में आप एग्ज़ाम का मोड है वो देख सकते हो, डिस्क्रिप्टिव है, यानी यहाँ आपका सीबीटी बेस्ड नहीं है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव है, विशेष तौर से ध्यान रखें। इसके अलावा इसमें ट्रांसलेशन आएगा और ऐसे आएगा। सब्जेक्ट आपका ट्रांसलेशन और ऐसे है। मार्क्स कितने हैं? मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 नंबर। इसमें भी टाइम कितना मिलेगा आपको? 2 घंटे। और स्क्राइब कैंडिडेट है उनके लिए, पीएच कैंडिडेट उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट। तो ये था आपके एग्ज़ाम की स्कीम। नेक्स्ट अपन बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ दी हुई है आपके। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, वो हर प्रत्येक गलत आंसर के ऊपर आपको माइनस मार्किंग की जाएगी। नेक्स्ट सिलेबस की बात करें, जो आपका इंडक्टिव सिलेबस है तो ये सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है के लिए ये सिलेबस दिया हुआ है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड आइडम्स, एबिलिटी टू राइट लैंग्वेज करेक्टली, है ना, ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। पेपर सेकंड के लिए यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें दी हुई है पेपर सेकंड के लिए। तो पेपर सेकंड और फर्स्ट दोनों के लिए आप सिलेबस यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ये कंप्लीट जानकारी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम देने जाते समय क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, तो एक आईडी कार्ड होना चाहिए जिस पे आपको फोटो लगाना होना चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ आपको दी हुई है, इनमें से कोई भी एक चीज़ है अगर आपके पास तो आप ले जाना है। आपको प्रिंट आउट है वो लेके जाना है। तो ये कंप्लीट जानकारी यहाँ दी हुई है एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसके अलावा डीवी से संबंधित भी यहाँ जानकारी दी हुई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए, क्या क्या यूज करना है, वो सब चीज़ें यहाँ दी हुई है। तो आप 1 बाय 1 करके इनको भी रीड कर लेना। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो उनको भी ज्वाइन कर लें। उनमें ये समय समय पर आपको जानकारी दी जाएगी और जो भी नोटिफिकेशन होगा कंप्लीट पीडीएफ है वो उसमें आपको मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं टीवी के दौरान मेट्रिकुलेशन का है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है, पर्सनल डिसेबिलिटीज़ का है, ये एक सर्विसमैन के लिए है, या सर्विंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट है। तो ये भी आप यहाँ देख सकते हो, ये चीज़ें आपको चाहिए। उसके अलावा एनेक्सर, तो एनेक्सर अटैच किए हुए तो एनेक्सर को आप देख सकते हो, एनेक्सर 5, एनेक्सर 6। उसके अलावा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आर्म्ड फोर्स है या रिलीवेंट सर्टिफिकेट चेकिंग एज इलेक्शन के लिए एज में छूट चाहिए तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। एनओसी चाहिए अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं केंद्र सरकार के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में तो उसके लिए आपको एनओसी चाहिए। ये सब चीज़ें यहाँ से देख सकते हो आप। पोस्ट प्रिफरेंस है तो आप यहाँ से पोस्ट प्रिफरेंस के बारे में भी जानकारी देख सकते हैं कि आपको किस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो अपन ने पहले ही बात कर ली है। नेक्स्ट अपन बात करें सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड की बात करें तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस दी हुई है। इसमें देखो पहला होगा सीबीटी एग्जाम। सीबीटी एग्जाम में आपको जनरल के लिए 30% लाना अनिवार्य है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी उनके लिए 20% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें
पेपर फर्स्ट के लिए, और वेटेज है वो पेपर सेकंड के लिए फाइनल मेरिट वेटेज है 50%। यहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें टाई की सिचुएशन में, अगर मान लो किसी के बराबर नंबर आ रहे हैं तो रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेज में यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं टाई की सिचुएशन में क्या कंडीशंस। टोटल मार्क्स इन पेपर सेकंड में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ में जो एज में ज़्यादा है उसको हायर किया जाएगा। उसके अलावा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, यानी जिसका अल्फ़ाबेट में नाम पहले आता है उस कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी। टाई की केस में होगा, ये टाई की सिचुएशन है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इनको नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट, जो कैंडिडेट मिसकंडक्ट करे हैं उनके लिए अगेंस्ट जो कार्रवाई है डी बार की, वो यहाँ प्रोसेस दी हुई है डी बार वाली कंप्लीट, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मेरा सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऐसी चीज़ों में आप ना पड़े। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो कि कैंडिडेट के लिए है, तो ये पीडीएफ अगर आपको मिल जाए तो इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट ही इनको पढ़ें और देखें, क्योंकि ये बहुत डिटेल नोटिफिकेशन में डिटेल इंस्ट्रक्शंस है। तो इसमें कंप्लीट जानकारी आपकी एक स्टूडेंट को फॉर्म भरने से लेकर के आपकी ज्वाइनिंग तक की कंप्लीट प्रोसेस यहाँ दी हुई है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके एनेक्स्चर हैं, जो एनेक्स्चर की अपन बात कर रहे हैं, तो ये एनेक्स्चर अटैच है हर कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट है उनके लिए, या कोई छूट का प्रावधान है, एज रिलेक्शन वाले सब जितने भी एनेक्स्चर हैं वो यहाँ अटैच किए हुए हैं। तो जिससे रिलेटेड है वो एनेक्स्चर भी यहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हो। एनेक्स्चर के बाद में आप यहाँ से देख सकते हो ये प्रोसीजर दिया हुआ आपका ओटीआर का फॉर्म भरने से रिलेटेड। तो फॉर्म के रिगार्डिंग अगर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए ओटीआर के दौरान, वो कंप्लीट प्रोसेस दी हुई है। यानी पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इन फ्यूचर आप एसएससी से संबंधित कोई भी फॉर्म भरोगे तो आपका इस ओटीआर से काम चल जाएगा। तो ओटीआर की कंप्लीट प्रोसेस दी हुई आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इधर, तो यहाँ आपको अगर नए कैंडिडेट हैं तो यहाँ से रजिस्टर नाउ करना है। नेक्स्ट अपन बात करें, जैसे ही रजिस्टर नाउ करोगे तो आपको पर्सनल डिटेल, यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल, उसके अलावा पासवर्ड क्रिएशन करना है, एडिशनल डिटेल डालनी है और डिक्लेरेशन करना है। उसके बाद में कंटिन्यू करना है। यानी ये 4 स्टेप आपके रहने वाले हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके पर्सनल डिटेल से संबंधित है। तो ये पूरा का पूरा परफॉर्म आप यहाँ से देख सकते हो, ये पर्सनल डिटेल का ही है। पर्सनल डिटेल में आपको अपनी जानकारी यहाँ फिल करनी है। नेक्स्ट आपके ये भी पर्सनल डिटेल का ही है, जिसमें फ़ोटो वगैरह डॉक्यूमेंट के अटैच मांगी गई है, तो ये भी आपको अटैच करनी है। उसके बाद में ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगी तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हो आप पासवर्ड क्रिएशन का आ रहा है, तो यहाँ से आप पासवर्ड क्रिएशन के, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, यहाँ आपको पासवर्ड डालना है। फिर उसका आपको पुराना पासवर्ड है तो पुराना, नहीं है तो नया, दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए, दोनों पासवर्ड डाल देना यहाँ से। और ये ओल्ड पासवर्ड का मतलब तो ये जिसकी पहले से लॉगिन है उनके लिए है, बाकी जो नया क्रिएशन कर रहे हैं तो उनके लिए न्यू पासवर्ड यहाँ डालने हैं और पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए यहाँ डालना है। या आप अगर भूल भी जाते हो तो सिक्योरिटी क्वेश्चन है दो, सिक्योरिटी क्वेश्चन और इनके आंसर आप याद रखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट आपको सेव एंड नेक्स्ट, सेम स्टेप आगे तीसरा स्टेप आ जाएगा आपके। थर्ड स्टेप एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल्स, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये एडिशनल डिटेल आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जो भी पास आपके एडिशनल डिटेल है तो एडिशनल डिटेल को आपको यहाँ ऐड करना है। नेक्स्ट अपन बात करें डिक्लेरेशन की,
तो ये आपका डिक्लेरेशन आ गया। यहाँ से आप डिक्लेरेशन कर सकते हो। डिक्लेरेशन में इसको आपको टिक मार्क करना होगा, अदरवाइज ये डिक्लेरेशन कंप्लीट नहीं होगी। और ये OTR का आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हो। और ये डिक्लेरेशन कंप्लीट होते ही आपका जो OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का परफॉर्मा है, या जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपको फॉर्म भरने की प्रोसेस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट पार्ट बी है। पार्ट 2 में आपको, पार्ट ए में तो OTR हो गया, पार्ट 2 है आपके। पार्ट 2 में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो जानकारी है आपके पार्ट 2 में। तो वो जानकारी लिखित में यहाँ आप देख सकते हो 1 बाय 1 करके। यहाँ एक एक चीज़ लिखी हुई है, पूरी कंप्लीट प्रोसेस लिखी हुई है। नीचे से आप देखोगे तो ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस यही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखो पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, वो कैसे लॉगिन करना है, वो कंप्लीट प्रोसेस यहाँ दी हुई। उसके अलावा इसका जो मैनुअल परफॉर्म है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो आपके पास ये देखने को मिल रहा होगा, इंस्ट्रक्शंस हैं, पूरे निर्देश यहाँ दिए हुए हैं कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ से आपको फिल फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप फिल फॉर्म पर क्लिक करोगे तो यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। पर्सनल डिटेल की बात करें तो इसमें आपको पर्सनल डिटेल जो है वो फिल करनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल। उसके अलावा इसमें स्टेप्स भी दिए, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट और प्रीव्यू फॉर्म, और उसके बाद में सबमिट। तो ये चीज़ें आपकी बाय डिफ़ॉल्ट की हुई है। तो OTR के समय कर दी तो वैसे ही ये आपके सामने आ जाएगी। एडिशनल डिटेल अगर कोई फिल नहीं है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ से दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन फर्स्ट और इन्फॉर्मेशन सेकंड, इसके भी 2 स्टेप है, इन्फॉर्मेशन फर्स्ट और इन्फॉर्मेशन सेकंड। ये आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो सेकंड की अपन बात करते थे, वो इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो अपलोड फोटोग्राफ और साइन। फोटोग्राफ और साइन के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ये आपकी जो चेहरा है वो सामने होना चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए और फोटो क्लियर होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए। ये आप विशेष तौर का ध्यान रखें। ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस दी हुई है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। इसमें आपको जानकारी भी दी हुई है कि फ़ोटो की साइज़ कितनी रहनी चाहिए, वो आप यहाँ से देख सकते हो फॉर्म फिल करते टाइम। नेक्स्ट, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद में प्रीव्यू फॉर्म, ये फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा आपको। यहाँ अपना फॉर्म जो भी डिटेल भरी है उसको एक बार फिर से रीचेक कर ले अच्छे से, ताकि कोई गलती होने की संभावना नहीं रहे। उसके बाद में आपको सबमिट करना है, एक बार प्रीव्यू पहले देखना है। फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन आ जाएगी आपकी। डिक्लेरेशन में आपको इसको एग्री करना है, कैप्चा लगाना है और उसके बाद में सबमिट करना है। ये कंप्लीट प्रोसेस होती है फॉर्म भरने की। नेक्स्ट आपके एनेक्सचर है। एनेक्सचर भी आप यहाँ से देख सकते हो, जो भी कैटेगरी वाइज रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो एनेक्सचर यहाँ अटैच किए हुए हैं, जो जिससे रिलेटेड है वो यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में आपके ये एनेक्सचर है आपके 13 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए, मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, आपके ये मेडिकल एग्जामिनेशन एंड मेडिकल टेस्ट के लिए, ये आपके यहाँ दिए हुए हैं। आप ये देख सकते हो। ये मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए दिया हुआ है, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये पूरी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें टेम्परेली अनफिट का है। इसमें अनफिट विल बी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी में। एक टेम्परेली अनफिट ड्यू टू मेडिकल रीजन के कारण, अगर आपको टेम्परेली अनफिट किया जाता है उससे संबंधित पूरी जानकारी यहाँ है। उसके अलावा टेम्परेली अनफिट फॉर बीइंग बिलो फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो उसके रिगार्डिंग है, मेडिकल के रिगार्डिंग और पीईटी के रिगार्डिंग है। तो ये भी आप देख सकते हैं। ये टेम्परेरी अनफिट है, उसमें आपको मेडिकल पॉइंट दिया जा सकता है या कुछ चीज़ें हैं जो सुधार हो सकती है, उसमें आप सुधरवा सकते हो। परमानेंट जो अनफिट है उसको कोई ऑप्शन नहीं होता है,
उसकी जानकारी भी यहाँ है। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड परमानेंट अनफिट आल्सो बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, ये भी 2 कैटेगरी में है, ये भी 2 कैटेगरी है। यही सेम वही कहानी है मेडिकल रीजन के रिगार्डिंग। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा फिजिकल के रिगार्डिंग, आपका आ गया फिजिकल स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग। ये 2 तरीके से आपको अगर अनफिट किया जाता है, एक तो टेम्परेरी है, एक है परमानेंट। और जो विजुअल स्टैंडर्ड है एसएससी का वो आप देख सकते हो। तो आई आपकी रहनी चाहिए आंखें 6/12 आई, और या आप देख सकते हो राइट आई 6/6 और लेफ्ट आई 6/24। तो ये कंप्लीट जानकारी आप आई से रिलेटेड यहाँ देख सकते हो कि आपका आई स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए, विजुअल स्टैंडर्ड है वो क्या रहना चाहिए। सर्जरी के बारे में भी लिखा हुआ तो इसको भी आप पढ़ लें। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस की पूरी जानकारी यहाँ दी हुई है आपकी, तो मेडिकल की जानकारी भी आप देख सकते हैं। कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट कैसे कैंसिल हो सकता है उसकी जानकारी आपको यहाँ दी हुई है। पावर ऑफ रिलैक्स रूल्स हैं उनको आप पढ़ सकते हो यहाँ से। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ग्रुप सी के लिए, ये उसके लिए नहीं है, केवल ग्रुप सी के लिए है। तो आप देख सकते हो ग्रुप सी में आपके 1 मील की रनिंग यानी 1600 मीटर की आपकी रनिंग रहने वाली है। उसमें आपको पास करना है। ओनली पासिंग द टेस्ट इज़ मैंडेटरी, यानी आपको इसको पास करना है कितने मिनट में, 10 मिनट में। 10 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है। यह है आपका ग्रुप सी के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। नेक्स्ट अपन बात करें रीजन वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड है, तो रीजन के अनुसार भी यहाँ डिफाइन किया हुआ है। तो रीजन के अनुसार आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए वो यहाँ चीज़ें सब लिखी हुई है। तो यहाँ से देख सकते हो आप हर रीजन के लिए, जैसे एक रीजन में 158 सेंटीमीटर है, एक में 152 सेंटीमीटर है ना। वेट कितना रहना चाहिए, तो जैसे 75 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका है 75 सेंटीमीटर है, पुलाव चाहिए 5 सेंटीमीटर का। उसके अलावा सेम जैसे ईस्टर्न हिमालय रीजन है उसमें आपकी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर चल जाएगी। सेम चेस्ट है 75 और 5 सेंटीमीटर पुलाव, वेट है 46.5 kg। इसी प्रकार हर रीजन की आपको दी हुई है। अपन बात कर लेते हैं एनआर की। ये रीजन में आप देख सकते हैं ये अपने को यहाँ इसमें राजस्थान वालों को वेस्ट प्लेन रीजन में डाल दिया है। यहाँ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी। यहाँ इनकी हाइट देख सकते हो। राजस्थान वाले कैंडिडेट हैं मुख्य रूप से हाइट आपकी 162.5 यानी जिसकी हाइट कम है, अगर वो जीडी में नहीं जा सकता तो वो यहाँ जा सकता है। 162.5 है। मिनिमम आपके जो चेस्ट है वो 76 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का खुलाव। उसके अलावा वेट की बात करें तो वेट होना चाहिए 50 kg। तो ये यहाँ से अलग अलग रीजन वाइज आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा छूट भी दिया हुआ है, जैसे गोरखाज के लिए है जो भारत का मूल निवासी हो उनमें छूट भी है। यहाँ आप देख सकते हो जैसे कोई एक सर्विसमैन है उनके कोई पुत्र हैं तो उनको 2 सेंटीमीटर की छूट है, या ऐसे केसेज हैं जिनमें छूट देनी चाहिए तो वो यहाँ आप देख सकते हो 2 सेंटीमीटर की छूट दी हुई है। उसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड के जो शेड्यूल हैं वो यहाँ से आप देख सकते हो। ये जानकारी मेडिकल से संबंधित यहाँ दी हुई है कंप्लीट। मेडिकल हिस्ट्री सीट बनेगी आपकी, पूरी जानकारी मेडिकल से रिलेटेड यहाँ। ये ग्राउंड्स है आपके टेम्परेरी रिजेक्शन के, जहाँ आपको देख सकते हो इन चीज़ों में आपको अनफिट किया जा सकता है। टाइम लिमिट है वो यहाँ से आप देख सकते हो। इस प्रकार ये पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई नई भर्तियों की अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। उसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो इस प्रकार की जानकारी का लाभ उठा सकें।
और जानकारी पता करके फॉर्म फिल करके अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। तो आई होप, मैं आपसे आशा करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, ताकि जो भी बेरोज़गार युवा साथी हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाए, फॉर्म फिल करें और रोज़गार के अवसर उनको मिल सके। धन्यवाद।